नमस्कार दोस्तों, कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की कहानी है पिता की अनोखी वसीयत। सुबह मोबाइल की घंटी बजने के साथ ही सुमन की नींद खुल गई। इतना सुबह किसका फोन होगा, कहते हुए उसने फोन उठाया तो उसके भाई की आवाज आई। सुमन, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। कल शाम से हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है, रोधे स्वर में उसने कहा और फोन रख दिया। मोहन जी अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारते हुए बिस्तर पर पड़े थे। अंतिम समय में जैसे उनकी पूरी जिंदगी उनके आंखों के सामने घूम रही थी। घर की गरीबी को देखते हुए कम उम्र में ही उन्होंने नौकरी करनी शुरू कर दी और फिर अपने कमाए पैसे लगाकर छोटा सा व्यापार शुरू किया। माता पिता के आशीर्वाद से उसमें सफलता मिलने लगी और फिर विमला के साथ उनकी शादी हुई तो दोनों ने माँ बाप की देखभाल के साथ बाकी की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाई। पहले उनका बेटा रजत पैदा हुआ और 3 वर्षों के बाद उनकी बेटी सुमन का जन्म हुआ। लेकिन मोहन जी का लगाव हमेशा अपनी बेटी से रहा। बेटे से पहले वह हमेशा अपनी बेटी को रखते। पढ़ाई में भी सुमन बहुत अच्छी थी, जबकि सुमन हमेशा औसत नंबरों से ही पास होता था। उसे नालायक कहकर पुकारना पिता की आदत सी बन गई थी। बड़ी होकर सुमन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की और अपने पैरों पर खड़ी हो गई, जबकि सुमन ने अपने पिता का बिजनेस आगे बढ़ाया। माँ बाप ने बेटी को ससुराल विदा किया और बहू लेकर आए तो ऐसा लगा मानो गंगा नहा बैठे। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। करीब 3 वर्ष पहले उनकी पत्नी विमला उनका साथ छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। सारी पुरानी यादें उनकी आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह घूमती नजर आ रही थी। उनकी आंखों में नमी बरकरार थी। मोहन जी की हालत खराब हो चुकी थी। उनके कुछ करीबी रिश्तेदार भी उनका हालचाल जानने आ गए। सामने दीवार पर टंगी घड़ी शाम के 4 बजा रही थी। बेटा बहू और सभी रिश्तेदार उनके आसपास चिंतित बैठे हुए थे। पूरे घर में इतना सन्नाटा पसरा हुआ था कि एक सुई भी गिरती तो उसकी आवाज आती। आसपास से रिश्तेदार भी आने लगे थे। तभी अचानक से एक बड़ी सी गाड़ी उनके घर के बाहर आकर रुकी। मोहन जी की बेटी सुमन और उनका दामाद गाड़ी से निकलकर जल्दी से घर के अंदर पहुंचे। बेटा बहू, पोता पोती और उनके सभी संबंधी उनके बिस्तर के इर्द गिर्द ही बैठे थे। सुमन और उसके पति के आने के साथ ही कमरे में चहल पहल शुरू हो गई। उसी का तो इंतजार था सभी लोगों को। बेटे को देखते ही मोहन जी की आंखों में एक चमक आ गई। आते ही सुमन रोते हुए अपने पिता से लिपट गई तो दामाद ने भी ससुर जी के पैर छूकर प्रणाम किया। इसी समय वकील कमरे के अंदर आ गए। सभी रिश्तेदारों की नजर उन पर ही टिकी हुई थी। वकील साहब ने वसीयत पढ़नी शुरू की। मोहन शर्मा अपना मकान अपने बेटे बहू के नाम पर करता हूँ और मेरी दुकान और व्यवसाय पर केवल मेरे बेटे बहू का हक होगा। मेरे बैंक अकाउंट में मेरी जितनी भी संपत्ति है उसका आधा हिस्सा मेरे बेटे बहू का होगा। उसमें से 1/4 हिस्सा मेरे पोता पोती का और 1/4 हिस्सा मैं अपनी बेटी सुमन को देता हूँ। वसीयत का यह बंटवारा सुनते ही जैसे आसपास खड़े लोगों को एक अचंभा सा लगा कि मोहन जी जैसे आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति जो अपनी बेटी से इतना अधिक प्रेम करते थे, उन्होंने आज अपनी बेटी को बिल्कुल पराया ही कर दिया। सुमन तो अभी तक बिल्कुल सदमे में ही थी। बड़ी मुश्किल से
खुद को संभालते हुए भरे गले से बोली, पापा, आपने तो मुझे बिल्कुल नजरअंदाज ही कर दिया। आपने अपने नालायक बेटे को सब कुछ दे दिया और मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। मैं हमेशा इस समाज में आपका सिर ऊंचा किया और आपने मुझे पराया कर दिया। आप शायद भूल रहे हैं पापा, हमारा कानून बेटा और बेटी को संपत्ति में बराबर अधिकार देता है। इस हिसाब से तो आपने मेरे साथ अन्याय किया है। बेटी की बात सुनते ही मोहन जी थोड़ा सा मुस्कुराए और कपकपाती आवाज में बोले, बेटी सुमन, तू हमेशा मेरे दिल के करीब रही। मैं तेरे भाई से ज्यादा तुझे प्यार किया, लेकिन बिटिया मैंने जो फैसला किया है सोच समझ कर ही किया है। तू इंजीनियरिंग करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, तो उसमें मैंने तेरा साथ दिया। जीवन के हर मोड़ पर एक पिता की जिम्मेदारी मैंने अच्छे से निभाई। तेरी पसंद के लड़के से तेरी शादी करवाई और उसे दिल से अपनाया। अपना हर कर्तव्य हम लोगों ने बखूबी निभाने की कोशिश की है। और रही बात कानून की, तो वकालत तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन इतनी जानकारी जरूर है कि जिस अधिकारी की तुम बात कर रही हो, उन्हें अधिकार पिछले पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। पुश्तैनी संपत्ति पर होता है यह अधिकार तो मुझे भी मालूम है। जिस गरीबी में हमारे पुरखों ने जीवन जिया है, उनके पास कुछ संपत्ति तो थी नहीं। संपत्ति तो दूर, गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चलता था। आज मेरी संपत्ति बांटने का हक सिर्फ मेरा है और संपत्ति के बंटवारे के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। बेटी, जब तक तेरी माँ जिंदा थी, तेरे भाई भाभी ने हम दोनों की खूब सेवा की। 3 वर्ष हो गए तेरी माँ को गुजरे हुए, लेकिन तेरे भाई भाभी ने कभी मुझे किसी चीज की कमी नहीं आने दी। जरूरत से ज्यादा ख्याल रखा। 1 वर्ष से मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ। तेरी भाभी ने पौष्टिक खाना बनाकर खिलाने से लेकर मेरे गंदे कपड़े धोने तक के सारे काम दौड़ दौड़ कर किए। चाहती तो मेरी बहू आजकल की लड़कियों की तरह अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकती थी। मेरी संपत्ति तो मरने के बाद उन्हें मिल ही जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और मेरा बेटा रजत, जिसे मैं आज तक नालायक बोलता आया था, उस बेटे ने मेरी गंदगी तक साफ की है। रात रात बैठकर मेरे पैर दबाता था। भोजन का एक एक निवाला अपने हाथों से खिलाता था। और यह मेरे दोनों पोता पोती दिन भर मेरे आगे पीछे मंडराते हुए मेरा मन लगाकर रखते हैं। दादू दादू करते हुए थकते नहीं हैं। इतना प्यार करने वाला परिवार शायद ही किसी को मिलता होगा। कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और फिर बोले, बेटी, अंतिम समय में तेरी माँ तुझे याद करती रही, तुझसे मिलने के लिए तड़पती रही। अरे कुछ दिन रहे उसके पास रहकर उसकी सेवा नहीं कर सकती थी तो कम से कम 1-2 घंटे के लिए उससे मिलने तो आ सकती थी ना। लेकिन तुझे इतना तक भी न हुआ। माना कि शादी के बाद ससुराल की जिम्मेदारियां निभाना जरूरी होती हैं, लेकिन कई बार ऐसे अवसर आए जहां हमें तेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तेरी भाभी अकेली पड़ जाती थी। कई बार तुझे बुलावा भेजे, लेकिन तू बुलाने से भी नहीं आई। अपनी मरती हुई माँ से ज़्यादा जरूरी तुझे विदेश घूमना लग रहा था। कहते कहते मोहन जी की सांसें उखड़ने लगी। फिर बड़ी मुश्किल से केवल इतना ही बोल पाए, मेरी केवल यही दुआ है मेरे बच्चे हमेशा सुखी रहे। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाकर उन सब की ओर देखते हुए आशीर्वाद दिया।
और हमेशा हमेशा के लिए परलोक सिधार गए, लेकिन जाते जाते दुनिया वालों के लिए एक मिसाल पेश कर गए कि अधिकार जताने से पहले फर्ज निभाना जरूरी होता है।